एक गांव में दिनेश नाम का आलसी व्यक्ति रहता था। उसके आलसीपन के व्यवहार से उसकी पत्नी तारा बहुत परेशान रहा करती थी। दिनेश दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन दिनेश आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था। तभी उसकी पत्नी तारा खेत से काम करके थकी हारी घर आई और दिनेश को आराम करता देख उसका गुस्सा 7 बे आसमान पर पहुंच गया और तारा गुस्से से अपने पति से कहती है, आपको शर्म नहीं आती है? दिन भर घर में पड़े रहते हो। ये नहीं कि खेतों में बीबी का हाथ बटा लिया करो। तारा, तुम्हें तो पता है मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करता हूँ। मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। एक तो तुम कोई काम नहीं करते हो, ऊपर से गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ा जिससे तुमने उधारी ना लिया हो। मैं तुम्हारी उधारी देते देते तंग आ गई हूँ। देखना, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब यही गांव वाले तुम्हें सेठानी सेठानी कहकर बुलाएंगे। तुमसे छोटा सा काम तो होता नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी मारते हो निठल्ले कहीं के। पूरे गांव में मेरी नाक कटा के रखी है। और दिनेश मुस्कुराते हुए अपनी बीवी से कहता है, तारा, बस मुझे तुम्हारी यही बात सबसे बुरी लगती है कि तुम आते ही पूरा घर सिर पर उठा लेती हो। क्या करूं मैं? तुम ही बताओ ना। मुश्किल से हमारे पास 2 बीघा जमीन है और 2 बैल है। खेतों पर मैं अकेली काम करती हूँ। पति दिन भर घर में पड़ा पड़ा अमीर बनने के सपने देखता रहता है। तारा की बात सुनकर दिनेश जोर जोर से हंसा और बोला, अरे अब बस भी करो तारा, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। दिनेश की बात सुनकर तारा ने आटे का खाली बर्तन जमीन पर पटक दिया और चिल्लाकर बोली, खाने को क्या बनाऊं? 2 दिन से खाने का राशन खत्म हुआ है घर में, लेकिन तुम्हें तो इसकी कोई फिक्र है नहीं। तारा की बात सुनकर दिनेश कहता है, परसों के दिन तुमने मेरी साइकिल 200 रुपए में जमींदार को गिरवी रखी थी। उसके पैसे होंगे, उनमें से कुछ पैसे मुझे दे दो। अभी राशन की दुकान पर जाकर राशन ले आता हूँ। तारा गुस्से से दिनेश से कहती है, कल मोहन घर आया था, अपने उधार दिए पैसे मांग रहा था और तुम्हें पीटने की धमकी दे रहा था। मैंने सारे पैसे उसे दे दिए। अब पैसे बचे कहाँ है जो तुम्हें दे दूं? अगर तुम्हें जरा भी शर्म बची हो तो जाओ, जाके कुछ काम करो ताकि शाम के वक्त हमारे घर पर चूल्हा जल जाए। तारा की बात सुनकर दिनेश चुपचाप घर के बाहर चला जाता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। अरे अब इस मेरी बेवकूफ पत्नी को कौन समझाए कि गांव में भला मुझे कौन काम देगा? अब मैं किसको टोपी पहनाऊं? एक काम करता हूँ, गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। ये कहकर दिनेश उठा ही था कि अचानक से उसे कुछ याद आ गया। अरे नहीं नहीं, जमींदार से तो पहले ही पैसे ले लिए थे, तो वो भी अभी तक नहीं दिए। उसके पास अगर पहुंच गया तो कहीं वो अपना पुराना कर्जा ना मांगने लगे, तब तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करूं? ये मेरी पत्नी ने मुझे कहां मुसीबत में फंसा दिया। दिनेश को कुछ शोर सुनाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गांव का मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर उसकी ही ओर बड़े गुस्से से चले आ रहे थे। अरे बाप रे मुखिया, बड़े गुस्से में मेरी तरफ ही चला आ रहा है दिनेश। आज तो तेरी खैर नहीं। मुखिया दिनेश के पास आकर गुस्से से कहता है, बहुत दिन हो गए दिनेश बेवकूफ बनाते बनाते। आज तो मैं तुझसे पैसे लेकर ही जाऊंगा। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए मुखिया जी, मैं आपकी एक एक पाई पाई चुका दूंगा। कहां से चुका देगा? कुछ काम काज तो करता नहीं है। धरती का बोझ है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मुखिया की बात सुनकर दिनेश समझ जाता है कि आज तो उसको मार खाने की पूरी नौबत है। मुझे एक आखिरी मौका दे दो मुखिया जी। मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। दिनेश की बात सुनकर मुखिया अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, किस किस की रकम चुकाएगा? तूने तो हर किसी से उधार ले रखा है। गांव में पता नहीं तूने किस किस को बेवकूफ बनाया होगा। आज तो मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। मुखिया की ये बात सुनकर दिनेश बोला, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, अगले महीने आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। ये सुनते ही मुखिया अपने आदमियों से चिल्लाते हुए कहता है, देखते क्या हो, पीट पीट कर इसकी चमड़ी उधेड़ दो। आज देखता हूँ ये मेरे पैसे कैसे नहीं देता है। शोर मचने की आवाज सुनकर दिनेश की पत्नी तारा आ जाती है और मुखिया से कहती है, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके दिए हुए पैसे चुका दूंगी।
ये सुनते ही मुखिया दिनेश की पत्नी तारा से बोला, तुम्हारे ही कहने पर मैं दिनेश को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे पैसे तो मैं आज लेके ही जाऊंगा। दिनेश अपनी पत्नी को अकेले में ले जाकर बोला, तारा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? घर जाओ, मैं थोड़ी देर में राशन का सामान लेके आ रहा हूँ। अरे क्या खाक राशन का सामान लोगे तुम? अगर मैं नहीं आती तो मुखिया के आदमी तुम्हें धान की तरह कूट रहे होते। तारा, तुम शायद मेरे बुद्धि को नहीं जानती हो। मैंने इस मुखिया जैसे कई लोगों को बेवकूफ बनाया है। हाँ, बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आज इसे बेवकूफ बना पाओगे। आज तो लगता है तुम्हारी ठुकाई पक्की है। तभी मुखिया दिनेश से जोर से बोला, ये तुम दोनों पति पत्नी क्या खिचड़ी पका रहे हो? दिनेश मुखिया को मक्खन लगाते हुए बोला, कुछ नहीं मुखिया जी, मेरी पत्नी कह रही थी कि मुखिया जी बहुत अच्छे आदमी हैं, आज इनका कर्ज चुका दो। दिनेश मुखिया के पास जाकर कहता है, देखो मुखिया जी, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 मोटे मोटे बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूंगा। मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, दिनेश, अब तूने पते की बात की है, जल्दी से मुझे तेरा एक बैल मुझे दे दे। अपना कर्ज चुका के बैल वापस ले जाना। दिनेश मुखिया को एक बैल देने के लिए तैयार हो जाता है और मुखिया को अपने साथ ले जाकर बैल के लिए मुखिया को सौंप देता है। मुखिया दिनेश का बैल अपने साथ ले जाकर घर चला जाता है। फिर दिनेश अपनी पत्नी के पास जाकर से कहता है, देखा अपने पति का दिमाग, एक बैल का मुखिया क्या करेगा, बेवकूफ कहीं का। अरे तुम एक बैल से खेत कैसे जोत लोगे? एक बैल हमारे किस काम का है? क्या करूं मैं तुम्हारा? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति तुमने मुझे क्यों दिया? तारा की बात सुनकर दिनेश अचंभे से बोला, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस मेरा बैल चाहिए। लेकिन बैल तो मुखिया ले गया, अब वो बिना पैसे दिए बैल को वापस नहीं देगा। ना एक बैल से खेती नहीं हो पाएगी, और जब खेती नहीं हो पाएगी तो हम इस मुखिया के पैसे कहाँ से चुकाएंगे? ले देकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके बीज लेकर आई थी। अब भला उस बीजों का मैं क्या करूंगी? इतना कहकर दिनेश की पत्नी तारा वहां से घर के लिए चली जाती है और फिर दिनेश अफसोस करता हुआ अपने खेत के लिए चल देता है। हे भगवान, ये मैंने कैसा अनर्थ कर दिया। अब तारा एक बैल से खेत कैसे जोतेगी? दिनेश अपने खेत पर पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने निठल्लेपन पर अफसोस कर रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, अरे दिनेश, ओ दिनेश, इस तरह उदास क्यों बैठा है? दिनेश ने जैसे ही सामने देखा तो उसके सामने एक साधु खड़ा था जिसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। साधु को देखकर दिनेश बोला, जाओ बाबा, अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं जानता हूँ तेरी परेशानी क्या है। गांव का मुखिया तेरा एक बैल जबरदस्ती ले गया और तेरे ऊपर गांव वालों की उधारी अलग से है। तेरी पत्नी तुझसे नाराज है और तू यहाँ बैठा बैठा यही सोच रहा था कि इन सभी मुसीबतों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। बाबा, आप तो बहुत चमत्कारी हो। आपको तो मेरी सारी परेशानी का पता है। मुझ पर कृपा करके मेरी समस्या का हल बता दीजिए। दिनेश की बात सुनकर साधु महाराज दिनेश से कहते हैं, हर इंसान के अंदर कोई न कोई चमत्कार जरूर होता है। बस उस इंसान को चमत्कार के लिए देखने और परखने की आवश्यकता होती है। बोल दिनेश, तुझे क्या चाहिए? दिनेश साधु की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, मेरा एक बैल मुखिया जबरदस्ती ले गया। मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए ताकि मैं मेहनत करके अपना खेत जोत सकूं और अच्छे से फसल उगाकर उसे बेचकर अपनी सारी उधारी चुका सकूं। दिनेश की बात सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोला, तू चाहता तो मुझसे धन दौलत भी मांग सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब तेरा दिल अंदर से साफ सुथरा है, मगर तेरे ऊपर आलस हावी हो गया है।
मेरी मदद कीजिए। साधु महाराज, मेरा बैल वापस दिला दीजिए। जो चला गया उस पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुझे कोई दूसरा बैल नहीं दूंगा, बल्कि तेरे अंदर शरीर में एक बैल के बराबर ताकत भर सकता हूं, जिससे तू अकेले ही अपने खेत जोत सकता है। बोल, दिनेश चाहता है तू ऐसा। साधु की बात सुनकर दिनेश बहुत गहरी सोच में डूब गया और फिर साधु से बोला, साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। तो फिर अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठ जा। दिनेश साधु महाराज की बात मानकर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और साधु जी दिनेश के शरीर के अंदर अपनी दिव्य शक्ति से एक बैल के बराबर ताकत भर देते हैं और फिर साधु वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दिनेश अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वहां कोई नजर नहीं आता है। अरे वो बाबा कहाँ चले गए? दिनेश दौड़ा दौड़ा पत्नी तारा के पास गया और उसे साधु वाली सारी घटना बताई। ये सुनकर तारा दिनेश से गुस्से से बोली, अरे, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। इतनी मुसीबत में भी तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने खत्म नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल की जोड़ीदार तुम बनोगे। फिर देखती हूँ तुम्हें उस साधु ने कितना शक्तिशाली बना दिया। ये सुनते ही दिनेश गुस्से से अपना एक बैल और हल लेके खेत पर पहुंच जाता है और दिनेश एक बैल की जगह खुद खेत में हल खींचने लगता है। पीछे से दिनेश की पत्नी तारा भी खेत पर आ जाती है। दिनेश के अंदर इतनी ताकत दे तारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, ये कैसे संभव हो सकता है? दिनेश खुद बैल की तरह हल कैसे खींच सकता है? जरूर ये भगवान का कोई चमत्कार है। फिर तारा भी दिनेश की खेत जोतने में मदद करने लगती है। दिनेश को खेतों में काम करता देख तारा भी बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में सारे गांव में ये चर्चा फैल गई कि दिनेश के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। अरे काका, क्या आपने सुना है? दिनेश के शरीर में एक बैल के बराबर शक्ति आ गई है और वो अपना खेत खुद जोत रहा है। हाँ भाई, मैंने सुना है। मुखिया अपने कर्ज में उसका एक बैल ले गया था, तब से दिनेश खुद एक बैल की तरह हल खींच रहा है। ये खबर उड़ते उड़ते मुखिया के कानों तक भी पहुंच जाती है और मुखिया अपने साथियों की ओर देखकर बोला, क्या ये सच है कि दिनेश के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है? हाँ मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था। दिनेश एक बैल की जगह खुद काम कर रहा था। ये देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर ऐसा है तो दिनेश अपने खेत में बहुत अच्छी फसल पैदा कर लेगा और वो मेरे पैसे वापस लौटाकर अपना बैल वापस ले जाएगा। इसका मतलब उसने मुझे बेवकूफ बनाया था। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद उसका दूसरा बैल भी मैं उठवा लूंगा, लेकिन मेरी तो सारी की सारी योजना पर पानी फिर गया। मुखिया जी, अब आप क्या करोगे? जाओ, जाकर दिनेश का पीट पीट कर उसकी सारी हड्डी तोड़ दो ताकि वो अपने खेत में काम ना कर सके। मुखिया की बात सुनकर मुखिया के सभी आदमी डर गए और सभी के माथे पर पसीना आ गया। मुखिया फिर चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ तुम सब लोगों को? चुप क्यों हो? मैं तुम सबको रोज इसीलिए ताजा दूध पिलाकर पालता हूँ और तुम लोग दिनेश को पीटने भी नहीं जा सकते हो। मुखिया जी, जब दिनेश के अंदर एक बैल के बराबर ताकत हो सकती है तो आप अंदाजा लगाइए, अगर हम में से कोई उसे पीटने के लिए गया तो हम उसका एक मुक्का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी बात मानिए मुखिया जी, आप भी उसे पीटने का सपना छोड़ दीजिए। दिनेश अब वो दिनेश नहीं रहा। अपने साथी की बात सुनकर मुखिया चुप हो गया। सच तो ये था कि मुखिया भी अंदर से घबरा चुका था। समय इसी तरह बीतता जाता है और कुछ दिनों बाद दिनेश का खेत पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है।
भगवान की कृपा और आपकी मेहनत से इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार गांव के सभी लोगों से उधार लिया पैसा चुक जाएगा। हाँ तारा, तुम ठीक बोल रही हो। इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है। सबसे पहले मुखिया का पैसा चुकाकर अपना बैल वापस लेके आएंगे। हाँ, मुखिया का कर्जा चुकाकर अपना बैल वापस लेके आऊंगा और धीरे धीरे करके गांव वालों का कर्जा भी चुका दूंगा। ये सुनते ही तारा बहुत खुश हो जाती है। समय के चलते अब तारा घर के काम करती थी और दिनेश रोज अपने खेत पर काम करने जाया करता था। देखा तुमने इस आलसी दिनेश को, अब रोज अपने खेत पर काम करने जाता है। पहले तो दिन भर घर में पड़े पड़े सोता रहता था और इसकी पत्नी भी इससे बहुत परेशान रहा करती थी। हाँ, सही बोला आपने। कुछ दिनों से दिनेश बहुत मेहनती हो गया है और तारा इसे काम करता देख बहुत खुश रहती है। और फिर कुछ दिनों बाद दिनेश अपने मित्र हीरा के बैलगाड़ी ले जाकर शहर अपना अनाज बेचने ले जाता है। घर आकर दिनेश अपनी पत्नी तारा को साथ ले जाकर अपना बैल वापस लेने मुखिया के पास चला जाता है। मुखिया जी, ये लीजिए आपके पैसे और मेरा बैल मुझे वापस दीजिए। मुखिया दिनेश से पैसे लेते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम मेरा पैसा वापस देने आ गए, वरना मैं सोच रहा था मैं तुम्हारे एक बैल का क्या करूंगा। पैसे देकर दिनेश मुखिया से अपना बैल वापस ले जाता है और धीरे धीरे दिनेश अपना सारा कर्जा चुका देता है। दिनेश और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।